भारत की राजनीति में फिर एक बार ट्रंप की एंट्री हो चुकी है और गजब तरीके से एंट्री हुई है। इस बार एंट्री ऐसे समय पर जिस समय बिहार इलेक्शन के अंदर एनडीए ने अपने यहां पर सीटों का बंटवारा डिसाइड किया हो और वहीं अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया हो कि ट्रंप कहा था कि 24 घंटे में रुक जाना मोदी जी, नहीं तो समझ लो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ में। और मोदी जी 5 घंटे में रुक गए। बताए भाई साहब, ट्रंप की यह सूचना इस समय मार्केट में बढ़िया चर्चा का विषय बनी हुई है कि मोदी जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 5 घंटे में रुक गए। हमने पूछा ट्रंप बाबा ऐसा क्या कह दिए थे जो मोदी इतना डर गए? तो ट्रंप ने कहा, बताया कि आप रुक जाइए, नहीं तो मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे में मान गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे में मान गए, उससे क्या खुश हुए ट्रंप? उससे ट्रंप इतने खुश हुए कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। एक मिनट, क्या क्या हो रहा है ये? 50% टैरिफ क्यों लग गए हमारे ऊपर? आप ही तो कहे अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रंप बोले थे कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम बोले थे कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे। ट्रंप कहे थे कि आप या तो मान जाओ, हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो क्या भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी? क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ है? हुआ तो यह है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ जो था 50%, वो कल से लागू हो चुका है। कल से लागू हुआ है, उसका असर मार्केट पर आने लग गया है। समझ नहीं आ रहा है, यह आदमी कौन से समय पर सही था? 50% का जो टैरिफ हम पर लगाया, ये टैरिफ सही है, या फिर टैरिफ ना लगाने की कीमत पर जो हमसे कहा था कि युद्ध रोक दो, इसने युद्ध रुकवा लिया और फिर भी हम पर टैरिफ लगा दिया? ये ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं तो गड़बड़ कर रहा है ट्रंप, खुद ही पकड़ में आ गया है ट्रंप। आज के सेशन में इसको बढ़िया से पकड़ेंगे। इसका एक सलाहकार है जो भाषण में ये कह दिया है कि भारत युद्ध को फाइनेंस कर रहा था यूक्रेन को, इसलिए इस रशिया यूक्रेन युद्ध का नाम अब मोदी वॉर दिया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध छिड़वाया हुआ है। भाई साहब, अजब ही लेवल पे इज्जत मिल रही है। खैर, पापा युद्ध रुकवा नहीं दिए, पापा युद्ध करवा दिए, इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसके साथ साथ चूंकि टैरिफ लग चुके हैं, सैंक्शन आ चुके हैं और बाजार पे इसका असर भी आना शुरू हो चुका है। बाजार पर असर आना शुरू हुआ है और बाजार का असर कुछ इस तरह से है, क्योंकि कल से ही यह असर दिख रहा है, बाजार के अंदर गिरावट है। और बाजार के अंदर गिरावट एक्सपेक्टेड ग्राउंड पर है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप एकदम कोहराम मच गया हो। मैं मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि सरकार लगातार अब बोल रही है कि जो जो सेक्टर नुकसान खाएगा उसको हम कहीं और से कंपनसेट करेंगे। दुनिया भर की चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बाजार गिरना था, यह तो हमें पता था कि भाई टैरिफ लगेगा तो निश्चित ही कुछ सेक्टर प्रभावित होंगे, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां प्रभावित होंगी, उनके स्टॉक्स नीचे आएंगे, आए थोड़े बहुत नीचे आए। इस तरह से जो आपको न्यूज से पता चलता है बाजार में होती हुई घटना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ तो हिंट देती होंगी। तो फिलहाल चर्चा इस बात पर कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट बैठक के अंदर बोल दिया कि मैंने भारत को कहा था कि मैं आपके ऊपर भारी टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने युद्ध नहीं रोका। भाई साहब, भरी कैबिनेट के आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस। मजेदार बात यह है कि क्या अमेरिका में सारे मुद्दे खत्म हो गए जो 40वीं बार भारत और पाकिस्तान डिस्कस हो रहा था? मतलब भारत इसके लिए इतना जरूरी हो जाएगा कि अपने देश के सारे मुद्दे छोड़ करके ये भारत के ऊपर 40वीं बार चर्चा कर रहा है। और वो इस बात की कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया। भाई साहब, इस बार तो ये बोलते हुए इतना आगे चले गए कि मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि साहब 24 घंटे का अल्टीमेटम है, मान जाइए। बस पीएम मोदी माने नहीं। पीएम मोदी ने 24 घंटे की बात 5 घंटे में ही मान ली। इसका कहना ये था, मतलब इसका कॉन्फिडेंस इस बात पर था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑप्शन दिया कि आपको मान जाना चाहिए। अब मैं जरा सुन लेता हूं और आपको सुना देता हूं, एक बार के लिए देखिए। आई एम टॉकिंग टू ए वेरी टेरिफिक मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, Narendra Modi. I said, what's going on with you and what's going with on your India? The hatred was tremendous. This has been going on for a hell long time, like sometimes with different. I said, I don't want to make a trade deal with you. मेरा जो असल मुद्दा है ना, मेरा दिमाग जहां अटका हुआ है, जहां आपको भी सोचना चाहिए। I said, I don't want to make a trade deal with you. You guys are going to end up in a nuclear war. I said, call me back tomorrow, but we are not going to do any deal with you, or we are going to put tariff on you that are so high, your heads going to spin. इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, बताया कि आप या तो इस युद्ध को रोक दो, नहीं तो मैं आप पर इतने ट्रेड टैरिफ डाल दूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैं आपके साथ ट्रेड डील भी नहीं करूंगा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था 10 तारीख को। जब रुक गया था तो इसका तो कहना है कि विद इन 5 आवर ये काम हो गया। चलो मान लेते हैं, यहां तक ट्रंप की बात एकदम सही। ट्रंप ने ये कहा कि भारत ने इसके कहने से युद्ध रोक दिया। देखो, मैं फिर से आपको याद इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप इस बात को रिलेट करिएगा, मतलब सत्य का परीक्षण यही कर लेते हैं। इसने ये कहा, किस तारीख की बात है? 10 मई की बात है, क्योंकि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 10 मई को सीज फायर हो गया। सीज फायर इसके कहने पर हुआ। इसने क्या कहा? आपके साथ मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा अगर आप लोगों ने युद्ध नहीं रोका, यही बात थी। ओके, तो साहब क्या भारत के साथ ट्रेड डील हुई? अब आप पूछेंगे, नहीं सर, कई राउंड नेगोशिएशंस चले थे ना। जब कई राउंड नेगोशिएशन चले थे तो इसने तो हमें ट्रेड डील का लालच देकर ही रुकवाया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ट्रेड डील वाला जो पॉइंट बोल रहा है, ये फर्जी पॉइंट था। आप पर मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये लाइन इसने बोली। जब हम तेरे कहने से मान गए तो भाई फिर किस बात के टैरिफ लगाए? अगर तुम ये कहते हो कि ट्रेड डील भारत के साथ नहीं बन पाई, ओके, भारत के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, भारत पर 25% टैरिफ तुमने लगा दिए, हम इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो कल से अतिरिक्त टैरिफ 25% लगे हैं, ये किस बात पर लगे हैं? रशिया यूक्रेन का नाम लेकर के तुम कौन सी झूठ का जैप मिटा रहे हो? मतलब हम भारतवासी इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना कि तुम्हारी इस बात को हम बिल्कुल भी एनालाइज ना करें। दूसरा तर्क पकड़िए इस आदमी का, मतलब ये था। अच्छा, मैं आपको तथ्य याद दिला दूं, शायद आप भूल गए हो। 10 मई के दिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जिसका भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पीएम मोदी नहीं बोल रहे थे। पीएम मोदी कब बोले? पीएम मोदी बोले 29 जुलाई को संसद के अंदर। 29 जुलाई को जब मानसून सत्र चल रहा था, तब पीएम मोदी ने कहा कि हमने किसी के कहने पर यह काम नहीं किया। अब आपको एक बात सोचने की है, 29 जुलाई को पीएम मोदी जब यह बोलते हैं कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, तो माननीय ट्रंप आप 10 मई से लेकर के 29 जुलाई तक केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी अपने मुंह से यह कह दें कि हां, ट्रंप ने मेरा सीज फायर कराया। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। आप तारीखें देखिए, 30 जुलाई को यह व्यक्ति बाहर आता है और आकर के भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर देता है कि अगले हफ्ते से भारत पर 25% टैरिफ लगने जा रहे हैं। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी से यह बुलवाने का इंतजार था या युद्ध रुकवाने का? तुमको जो क्रेडिट चाहिए वो भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का चाहिए ना। तुमने युद्ध रुकवा दिया तो टेक्निकली तुम्हारे कहने से रुका हुआ था। तो मई से लेकर के अगस्त तक तुमने किस बात का इंतजार किया? क्यों तुमने ट्रेड डील नहीं की? क्यों तुमने टैरिफ तब तक नहीं लादे? और जैसे ही पीएम ने बोला, अगले दिन तुमने तुरंत टैरिफ लाद दिए। और इतने ही नहीं, तुम इतना ह्यूमिलिएट फील किए, इतना शर्मिंदा फील किए। ये तो क्या है, तुम्हें हमारे देश में से भी थोड़ी सी फुटेज मिल जाती है, हमारे देश के अंदर तुम चर्चा का विषय बन जाते हो, हमारे देश के राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए तुम्हारे बयानों का उपयोग कर लेते हैं। अदरवाइज तुम्हें कोई फूटी कौड़ी इस बात पर भाव देने को तैयार नहीं था। यह मैं आपको दूसरा तर्क दे रहा हूं। तीसरा तर्क सुनिएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह व्यक्ति बोला था कि 5 जेट मारे गए थे। आज बयान में देता है 7 जेट मारे गए थे। अरे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो कि मजाक हो? दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी तुम्हारे पास बताई ना। तुमको नंबर तक तो पता नहीं चल रहा है 5 गए थे कि 7 गए थे। अब तुम 7 के नंबर पर निकल कर आ गए हो। मतलब साफ है, यह आदमी केवल सुर्खी में बने रहने के लिए यह करता है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर इसे कौन सा भारत में चुनाव लड़ना है जो सुर्खी में बने रहने के लिए करता है? अरे खेला दूसरा है। इसे भारत में चुनाव नहीं, ये व्यापारी आदमी है। राष्ट्रपति तो 2 साल बाद हट जाएगा, ये 3 साल बाद हट जाएगा। ये व्यापारी है और ये व्यापार को लंबे समय तक चलाए रखना चाहता है। आप पूछेंगे कौन सा व्यापार है इसका? असल मायने में इसका खुद का व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये खुद अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है। जैसे आप और हम तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, इन सब पर अकाउंट बना के चलते हैं। यह व्यक्ति अपना ही प्लेटफॉर्म बनाकर चलता है जिसका नाम ट्रुथ है। और ये जितना भी रायता परोसता है, ये ट्रुथ के लिए परोसता है। और ट्रुथ ट्विटर की तरह पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, एलॉन मस्क से इसका यही झगड़ा है। ये जिस तरह से ट्विटर को आज पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये चाहता है कि ट्रुथ पर सब लोग आए और सब लोग में से एक बार में ही अगर भारत के लोग पहुंच गए वहां पर कि ट्रुथ पर ये कुछ तो बोलेगा जो भारत से संबंधित होगा, तो सोचो ना, एक बार में ही इसके ऐप का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अमेरिका में कुल मुट्ठी भर आबादी रहती है, उससे 5 गुना आबादी भारत में रहती है। अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर डाउनलोड तो यहां से जब चाहोगे तब ले जाओगे। इतने ऐप पर
पर डाउनलोड मिले तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और वो बड़ी कंपनी बन करके दिखाई दे जाएगा। इसे असल मायने में सोशल मीडिया कंट्रोल करना है। इलॉन मस्क के साथ में इसकी मित्रता ट्विटर यानी एक्स के लिए ही थी। उसके बाद में टिकटॉक के लिए चाइना को इसने दबाया, फिर खुद का ट्रुथ बनाकर उसे चलाया। ट्रुथ को ये इतना पब्लिसाइज करना चाहता है, इसे पता है कि भारत के पास नंबर है, भारत के लोग अगर आ गए ट्रुथ के ऊपर तो ये डाउनलोड्स इतना बड़ा दिखाई देगा कि हम वैश्विक रूप से दिखाई देंगे। अच्छा, भारत में रुचि अकेला भारत लेता नहीं है, भारत के अलावा भारत में रुचि चाइना वाले भी लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी लेते हैं, और सारा मसाला ट्रुथ पर डलता है, तो यहां से भी इसके डाउनलोड्स बढ़ने लगेंगे। आपको ये छोटा काम लग रहा होगा, लेकिन सरकारें भाई साहब ट्विटर से हिल जाती हैं। ये बात तो आपने अमेरिका में होती देखी है। तो ये व्यक्ति असल में सोशल मीडिया का गेम समझ गया है। हम तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर दो चार लोगों के पक्ष में विपक्ष में बात होती होंगी, यहां तो सिस्टम ही अपना हो तो सोचो कितनी बड़ी बात हो। तो ये उस तरह से चल रहा है, केवल और केवल बातें फेंक कर चला जाता है। खैर, भारत पाकिस्तान की तुलना ये बार बार रशिया यूक्रेन से करता रहा, बार बार यही कहता रहा कि भाई मैं तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर रुका दिया था। इसके कहते ही आप पूछेंगे डाउनलोड्स बढ़ते कैसे हैं? ऐसे बढ़ते हैं, हमारे देश के अंदर अपोजिशन को जैसे ही इसने दिया, कल बयान दिया, कल की कल ही राजनीति के अंदर यह बयान लैंड हो गया। राहुल गांधी जी तुरंत कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि 24 घंटे में सीज फायर कर दो, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में सीज फायर कर दिया। अब सोचकर देखिए, हमारी राजनीति के अंदर, हमारे देश के अंदर, बिहार चुनाव के अंदर अगर ट्रंप डिस्कस हो रहा है, इतना ही नहीं पीएम मोदी डिस्कस हो रहे हैं। अब पीएम मोदी की क्या गलती है इसमें, वो सुनिए। वो भी बिहार में ही पहुंच करके कहे थे पाकिस्तान को हम कड़ी सी कड़ी सजा देंगे, आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारेंगे। तो जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले ही बिहार में जाकर प्रचार किए थे, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे आजकल घर घरानों में डिस्कस हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी ने तुरंत उठाया, देखो ट्रंप क्या बोला। ट्रंप बोलने से असर किसके ऊपर पड़ेगा? मोदी जी की इमेज पर पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप को लोग लाइटली लेना शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू कर दिए हैं? क्योंकि असल मायने में ट्रंप का झूठ तो उसके बयानों में है। वो कह रहा है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में लालच दिया था कि इसके बदले तुम्हें मैं ट्रेड डील दूंगा, तुम पर सैंक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे साथ ऐसे चलूंगा। भाई तो फिर तुमने हम पर क्यों सैंक्शन लगाए? क्यों तुमने हमसे ट्रेड डील नहीं करी? अगर 5 घंटे में ही मान गए तब तो तुम्हें हमारे साथ में गजब की ही ट्रेड डील कर लेनी चाहिए थी। 24 घंटे की जगह अगर 5 घंटे में ही पीएम मोदी मान गए थे, तो यहां तो बातों में ही ट्रंप पकड़ में आ गया है। लेकिन राजनीति में इस बात को भर भर कर यूज किया जा रहा है। इधर तरफ से देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी जी की तरफ से, सब तरफ से यही बयान कि साहब ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी मान गए थे, 5 घंटे में जाकर के तुरंत चीज कर गए थे। हालांकि भारत ने मल्टीपल टाइम इस बात का खंडन किया है कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, और ऑफिशियल लेवल पर किया है। राजनीतिक बयानबाजी अलग स्तर की है। यहां पर दिक्कत क्या है, भारत की चुनी हुई सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, वहां के चुनी हुई सरकार, वहां के ऑफिशियल्स, वहां की सेना सब बोले जा रही है वो एक तरफ, लेकिन वो आदमी जिसके ऊपर पूरी तरह से अब टाइटल लग चुका है कि ये झूठा है, मतलब झूठे के नाम पर अगर आप जितने भी तर्क तलाशने निकलेंगे तो आप सब सही पाएंगे। फिर चाहे चुनाव में उतरने से पहले यह कहना हो कि मैं एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाया। दुनिया भर के जितने भी इसने प्रवचन भाषण दिए सब फेक निकले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो कह दिया तो भारत की बेइज्जती हो जाएगी। आप सोचिए, भारत के विदेश सचिव ने यह साफ साफ कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर 2 देशों की बात है, तीसरा देश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम माने तो दूसरे की। इसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में यह बात कही थी, और मैं आपको बता दूं, सदन में इनका यह बयान देना ही था जो ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आया। 29 तारीख को मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के सच की कीमत चुकाएगा भारत, और यह 29 तारीख के दिन आप जाकर मेरा सेशन चेक कर लीजिएगा। उससे अगले दिन ही अपन ने यहां पर यह सेशन किया है, अगले दिन ही ट्रंप हम पर टैरिफ लाद देता है, कहता है कि आपके ऊपर अगले हफ्ते से 25% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब भारत झुकेगा नहीं और मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। व्यक्तिगत कीमत किस बात पर कही जा रही थी? क्योंकि असल मायने में देखिए, यहां पर पूरी राजनीति में सबके अपने अपने धड़े हैं, और उन धड़ों में जिस प्रकार से
इस समय राजनीतिक रूप से लाभ हो रहा है अपोजिशन को मोदी जी की इमेज को नुकसान पहुंचने से, वैसे ही मोदी जी के साथ में पिछले चुनावों में अपोजिशन के द्वारा अंबानी और अडानी का नाम जोड़ा गया था। अगर वो अपोजिशन का आरोप सही था एक बार के लिए, यदि ये आरोप एकदम सत्य था, तो इसका मतलब अंबानी और मोदी जी की घनिष्ठ मित्रता थी। और उस मित्रता का नुकसान किस बात से होगा? अगर अंबानी को नुकसान पहुंचता है तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत क्षति तो हुई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत क्षति होगी, तो व्यक्तिगत क्षति अदरवाइज तो राष्ट्र की क्षति है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी क्षति जिसे कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है मित्रता को कंसीडर किया गया। मैं तो बस यूं ही कह रहा हूं। लेकिन यहां खेला यह है कि हर आदमी अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक सार जरूर इस बात का है, और वो ये कि भारत को ट्रंप के द्वारा दिए गए बयानों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इसके बयान केवल खुद की प्रसिद्धि और अपनी शर्म को छुपाने के लिए किए जाते हैं, ताकि दुनिया में अगर ये फेल हुआ, रशिया यूक्रेन के मामले में फेल हुआ हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे टैरिफ को लेकर के फेल हुआ हो, यूरोप के साथ संबंध बिगाड़ने में बहुत अग्रणी रहा हो, चाइना के साथ बेइज्जती कराने में अग्रणी रहा हो, ताइवान का मसला ना सुलझा पाने में अग्रणी रहा हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब जितने भी इसके फेलियर हैं, उन सभी फेलियर्स में इसे भारत से, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री से जो अटेंशन मिल रहा है, वही इसके जीवन की बड़ी उपलब्धि बना हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इस बात में हम भारत की मीडिया को एक बार साइड में हटा भी दें। जर्मन मीडिया ने आज से 3 दिन पहले एक न्यूज छापी कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बीच में 4 बार कॉल कर लिया, लेकिन एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया गया। हालांकि इसकी सत्यता प्रमाणित ना तो अमेरिका ने की, ना ही भारत ने की। रशियन मीडिया की खबर थी, हमने इसके ऊपर आपको एक सेशन भी बताया था। खैर जो भी हो, भारत को टैरिफ मिले, ये इस बात को दर्शाते हैं कि भारत ने ट्रंप के अनुरूप काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? हमने ना तो उसके अनुरूप उसके झूठ को सच माना, क्योंकि जो कह रहा था सीज फायर मैंने कराया, भारत ने उसको इग्नोर किया। दूसरा, भारत को ट्रंप के प्रशासन द्वारा अब टैग किया जाना शुरू हो रहा है कि ट्रंप की जो फेलियर्स हैं वो असल में ट्रंप के नहीं, मोदी जी की वजह से हो रही दिक्कत है। अब ये क्या कहानी है? ट्रंप प्रशासन लगातार एक बात पर गुणगान किए जा रहा है, और वो क्या है कि रशिया यूक्रेन युद्ध इसलिए नहीं रुका क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता रहा, और भारत रूस से तेल खरीदता रहा इसलिए रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुका। अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो रशिया के पास पैसे नहीं जाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो यूक्रेन के ऊपर बम नहीं फूटेंगे। अर्थात भारत तेल खरीद करके रूस को वेपन बनाने की ताकत दे रहा है, अर्थात युद्ध को फ्यूल कर रहा है। अब ये कौन बोला साहब? असल मायने में ये लोग बोले जो रूस के खिलाफ थे, अमेरिका में बैठे लोग। इससे 2 फायदे हुए इनको। क्या फायदे हुए? रशिया यूक्रेन का जो फेलियर था, ट्रंप के द्वारा रशिया यूक्रेन युद्ध को ना रुकवा पाने का जो गम था एक तरीके का, उसे भी भारत पर डाल दिया गया। तो भारत उन्हें एक अच्छा मोहरा रूप में दिखाई दे दिया। ठीक है साहब, भारत मोहरा बना, उस मोहरे के चलते ही हम पर 50% टैरिफ लाद दिया गया। कल से वो लागू भी हो गया। लागू होने का लॉजिक तो समझ में आया ही है आपको, क्योंकि तेल खरीदते हो आप, इसलिए टैरिफ लागू होगा। 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिया गया। बकायदा टाइम पीरियड लिख करके इतने बजकर इतने मिनट पर यह लागू होगा, बकायदा प्रॉपर तरीके से हम पर टैरिफ लादा गया। टैरिफ लादा गया और हिसाब कहा गया कि भारत जो है ना, पहले 1% रशियन तेल खरीदता था, युद्ध के दौरान 42% तेल खरीदने लग गया। और तो और भारत ही है जिसके करने से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और तो और इसको भाई साहब, ये जो मतलब इसके सोचकर देखिए, ट्रंप के जो एडवाइजर हैं पीटर नेवारो, वो पीटर नेवारो कह रहे हैं कि ये मोदी वॉर है, ये यूक्रेन वॉर नहीं, ये मोदी वॉर है। भाई साहब, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। एक समय पर मोदी जी को युद्ध रुकवादी पापा के नाम से टैग किया जा रहा था। अमेरिका वाले कह रहे हैं मोदी जी युद्ध करवाए हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि नोबेल पीस के लिए ट्रंप के साथ साथ जो फाइट दिए पड़े थे वो मोदी जी दिए पड़े थे। इसलिए अब मोदी जी के युद्ध रुकवाने वाले बयान से ट्रंप चिड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी युद्ध करवा दिए। मतलब अब तक दुनिया में लोग या फिर भारत के अंदर सत्ता पक्ष से विपक्ष बहुत पूछता था कि अंतरराष्ट्रीय रूप से आप ऐसा क्या कर दिए जिससे आपको यह लगता है कि भारत इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो गया है। और भाई साहब, और तो छोड़ो, इनके बयानों से यह लगने लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा ताकतवर देश है, अब हमको अपनी इज्जत बढ़ा देनी चाहिए। इनके कहे अनुसार युद्ध असल में भारत करवा रहा है और आप लोग हैं कि खामखा बेइज्जती फील करते हैं। भाई साहब, इनके बयानों को अगर मान लें तो अमेरिका ने तो साफ कह दिया, और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। अमेरिका में राष्ट्रपति का पीटर नेवारो जो है, ये व्हाइट हाउस का ट्रेड एडवाइजर है, बोल रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का वॉर है।
यूक्रेन के ऊपर युद्ध मोदी जी करवा रहे हैं। भाई साहब, इनके बयानों से तो अब थोड़ी इज्जत फील होने लगी है। हमको लोग पहले पूछते थे तुम्हारी कोई वजह से कोई शांति नहीं होती, कम से कम युद्ध तो हो रहे हैं हमारी वजह से। इसी कारण से, क्योंकि ये हमसे कहे कि तुम फंडिंग करते हो युद्ध की तेल खरीद के। इस पर हमने एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में हमने ये कहा था कि वो पूरी दुनिया को हथियार, गोला बारूद, बम, लड़ाकू विमान, मिसाइल बेचकर भी युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहा है और हम रूस से तेल खरीद कर युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। वाह रे वाह। कुछ अखबारों ने हमारे इस ट्वीट को उठा भी लिया था, लेकिन मुद्दा यह है जनाब कि अमेरिका के द्वारा जो हमारे साथ खेला खेला गया वो ये है कि तुम्हारी जरूरत पूरी करके भी, भाई साहब इतनी इज्जत, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये खुद वेपन बेच करके, आपको लगेगा क्या मजाक कर रहे हो, आओ मैं दिखाता हूं आपको। अमेरिका के द्वारा अब तक दुनिया में इतने सारे युद्ध ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट किए गए हैं, मतलब उसने युद्ध करवाया है, उनकी फहरिस्त है। ऐसे युद्ध जिसमें वो खुद पार्टी था, यानी कि दूसरे को पैसा दे करके युद्ध करवाया प्रॉक्सी तरीके से, उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी। अगर टोटल बात करूं तो अमेरिका अब तक जब से बना है 15 युद्ध डायरेक्ट बड़े लड़ चुका है और कम से कम 50 दुनिया में युद्ध ऐसे हैं जिसमें वो या तो फंडिंग किया या हथियार दिया या प्रॉक्सी बनकर, जैसे भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहकर, जैसे चाइना ताइवान में ताइवान के साथ खड़ा रहकर, जैसे रशिया यूक्रेन में यूक्रेन के साथ खड़ा रहकर युद्ध कराया, वैसे 50 युद्ध हैं और इन सब में ये अपने वेपन बेचता है, पैसा भेजता है, सेना भेजता है। ऐसे में भारत के साथ में अगर ये व्यक्ति जुड़ा है और ये कह रहा है कि तुम वहां पर फंडिंग कर रहे हो, मतलब दोगलापंती की भी यार हद होती है। हम समस्त भारतीयों को कम से कम इस आदमी को और ट्रंप प्रशासन को तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये मेरा मत है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति जो कि पीस प्रेसिडेंट का खिताब पाना चाहता है, जो चाहता है कि इसको नोबेल मिले, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से अपनी बातों को सही सिद्ध कर पाएगा। और तो और ताजा ताजा अपडेट देख लीजिए, अमेरिका इस समय वेनेजुएला पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है और हम बताए भी थे आपको एक पुराने सेशन के अंदर कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो आने के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दूंगा, उसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, उसके बावजूद मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। तो मतलब ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब ये कह देना कि इंडिया को, मैंने कहा था, इंडिया ने कहा कि साहब मैं तो 5 घंटे में मान गया, ये फिर से एक फर्जीवाड़े की तरफ जाता हुआ है। खैर जो भी है, भारत रूस की नजदीकी आप सबको पता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली रूस से इनकी उम्मीदें बहुत थी कि ये 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। भाई साहब माने नहीं। ये चीन को भी सेटल करने चले थे, वो भी नहीं माना, क्योंकि सबको पता था कि चाइना इनको बराबर रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसमें टक्कर देगा। और हुआ भी। चाइना के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, वो चाइनीज स्टूडेंट जो पढ़ने आए उनकी संख्या, सॉरी चाइना से जो अमेरिका में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। इससे अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है कि सर आप 6 लाख लोगों को पढ़ने के लिए बुलवा लिए हैं, आपकी किस बात को सच माने। खैर छोड़िए, चीन के सामने ट्रंप की अब फुस्सी निकल चुकी है। भारत के ऊपर केवल इसको लगता है कि भारत अभी भी विकसित राष्ट्र नहीं है और चाइना से काफी पीछे है, तो इसके ऊपर अपना शक्ति परीक्षण करके वैश्विक रूप से दुनिया को दिखाया जा सकता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को मैंने प्रेशराइज कर दिया है। और उसी के लिए यह लगातार भारत के खिलाफ बयान दिए जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि साहब इनके टैरिफ तो लग चुके, ऐसे में भारत के ऊपर कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? तो देखिए, टैरिफ लगने से भारत के रत्न आभूषण, चमड़ा, फर्नीचर, झींगा, कपड़ा उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका का अगर आप व्यापार देखें तो ये 129.2 अरब डॉलर का होता है, जिसमें भारत अमेरिका से 45.7 अरब डॉलर कमाता था। मतलब खैरात में नहीं, हम ज्यादा माल बेचते थे तो हमारे दाम मिलते थे, हमें माल तो हम सस्ते दामों पर ही बेचते थे, लेकिन हमको वहां से पैसा बढ़िया मिल जाता था क्योंकि हम ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाते थे। ट्रेड बेनिफिट में हम रहते थे, ट्रेड घाटे में वो लोग रहते थे। ऐसे में अब जो माल हम बेचते थे उनमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग, फार्मा, रत्न, ज्वेलरी, ये सब सामान हुआ करते थे। इनमें से कौन से सेक्टर प्रमुख हैं? तो टेक्सटाइल, आभूषण, रत्न, कृषि और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इन टैरिफ का असर दिख सकता है। क्योंकि जब 25% शुरुआत में टैरिफ लगा तो 100 का माल 125 में बिकना शुरू हुआ होगा। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो 28% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब अगर 10.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को होता है और उस पर टैरिफ की मार पड़ेगी, 25-50% टैरिफ अगर लगता है तो वो अमेरिकियों को भी महंगा पड़ेगा। और हमारे देश में वो उद्योग जो कि लेबर इंटेंसिव है, एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर
काम कर रहे हैं उनके जॉब पर असर पड़ सकता है। ऐसे ही रत्न आभूषण भी, हम लगभग $12 बिलियन के रत्न आभूषण एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सूरत का नाम बड़ा काम आता है यहाँ पे, ठीक है। उस पर भी अब 17% मतलब इस तरह का टैरिफ लगेगा तो वो एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो समुद्र से हम लोग मछली निकालते हैं, झींगा निकालते हैं, उसका भी 24,000 करोड़ का कारोबार है, लगभग $3 बिलियन का, वो भी अब टैरिफ की वजह से प्रभावित हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनको देखा जा सकता है कि अमेरिका को हम ये जो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर टैरिफ, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो फिलहाल एक सेक्टर ऐसा है जिससे कि अभी भी उम्मीदें बची हैं और वो है फार्मा सेक्टर। उसके ऊपर अभी भी ट्रंप का टैरिफ नहीं लगा है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में स्मार्टफोन का जो मार्केट है उस पर ट्रंप का टैरिफ नहीं लगा है। ऐसे में फार्मा सेक्टर के नाम पर जो भारत की कंपनियां हैं वो अभी भी बचकर चल रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो भी फिलहाल फोन के मामले में बचकर चल रही हैं। हमारे देश के अंदर यह कहा जा रहा है कि इसके टैरिफ के वजह से भारत के ऊपर काफी सारी जॉब्स, लाखों की जॉब्स पर असर पड़ सकता है। ऐसा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का मानना है कि 66% जो इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस का है वो $60 बिलियन का है और उसकी वजह से भारत के अंदर जॉब लॉसेस का खतरा हो सकता है। लगभग हमारे देश के अंदर नौकरियां जाने का जो टेंशन है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा वो जो सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता था उसी के ऊपर एक्सपोर्ट अटकेगा। इससे इकोनॉमी पर भी 0.6% तक असर पड़ सकता है। हमारी जीडीपी 0.6% तक डाउन हो सकती है। सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए तो बंगाल के ऊपर पड़ सकता है और दूसरा गुजरात के ऊपर, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम हो रहा था, सी फूड का काम हो रहा था, और गुजरात के अंदर इसका उसका हो रहा था, आपके रत्न आभूषण का हो रहा था। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा सेक्टर बचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में नियम है कि इन दो सेक्टर को वो छेड़ नहीं सकते। मतलब इस तरह से समझिए कि भारत की जो ये दवा कंपनियां हैं ना, इनको तो पहले से ही राहत दी हुई है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका का मेजर इंपोर्ट भारत से होता है जेनेरिक दवाइयों में। भारत बहुत सस्ती दवाइयां प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इन्हें अपने यहाँ के नियम बदलने पड़ेंगे। इनके यहाँ का एक सेक्शन है 232, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर अमेरिका को हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने हैं। खैर, कुछ भी कर सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। और भारत सरकार इससे निपटने की क्या तैयारी कर रही है, अब आप वो समझिए। इस बीच में जब दुनिया के सामने यह लगने लगा कि भारत का $60 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा, तो हमें अपने ही देश के अंदर, क्योंकि लगभग $800 बिलियन के आसपास का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो 10% के आसपास या 8% के अगर आसपास हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है, तो सबसे पहली चीज यह है कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। अक्सर ऐसा हुआ है, जब भारत चीन का मामला फंसा तब भी हम स्वदेशी की तरफ मुड़े थे, अब भी हम स्वदेशी की तरफ ज्यादा जोर देंगे। दूसरा, भारत अब 40 ऐसे देशों को टारगेट कर रहा है जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर से जो हमको अमेरिका से नुकसान होगा, हम उन देशों को टेक्सटाइल सेक्टर का लाभ दे सकेंगे। अर्थात अमेरिका अगर माल नहीं भी बिक रहा तो 40 ऐसे देशों को ढूंढा जा रहा है जहां पर भारत का माल बेचा जा सकता है, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। चाहे उसमें यूके हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सब देशों को टारगेट करते हुए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कि यहां पर भारत कैसे अपना सामान बेच सके, इसको तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अपनी निर्भरता के लिए दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो बाजार बड़े होते जा रहे हैं उन पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। यूरोप के साथ एफटीए के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग इस पर जो काम कर रहे हैं, इस पर भी मैंने आपको कल ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि भारत कैसे इस दिशा में वैकल्पिक बाजार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि इसका जो नुकसान है उसको हम कंपनसेट कर जाएं। इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन लॉन्च किया गया है कि भाई अगर किसी देश को हमें यह बताना पड़े कि भारत का कौन सा माल आप खरीद सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ प्रमोशनल पैकेज चलाने होंगे लोगों को। जैसे आपको याद होगा ना, मालदीव्स के साथ जब हमारा वो चला था, तो मालदीव्स वालों ने हमारे देश के अंदर काफी सारे प्रचार प्रसार किए थे कि आप घूमने आइए हमारे यहां पर। बिल्कुल वैसे ही भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रोत्साहन मिशन लॉन्च कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहार के अवसर पर स्वदेशी का आह्वान किया। कुल मिलाकर जहां एक और भारत की विदेश नीति पर यह हमेशा के लिए सवाल खड़ा किया जाता रहेगा
कि हम ट्रंप के खिलाफ पहले से ही क्यों तैयार नहीं हुए। जब ये व्यक्ति तब से झूठ बोलना शुरू किया तो हमने अगस्त तक का इंतजार क्यों किया। हम इसको कैलकुलेट करने में कहां गलती कर गए। ये प्रश्न तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन हां, ये भी अब संगत है कि भारत अब इनके सामने झुकने वाला नहीं है। इसी वजह से दुनिया के देश भी भारत को अब ये सांत्वना दे रहे हैं, संपैथी दे रहे हैं कि सर आप चिंता मत करिए, हमें एक्सपेक्टेड था। जैसे फिजी के जो पीएम है, उनका बयान भी ऐसे ही आया कि मुझे पता है सर आपसे कोई बड़ा आदमी नाराज है, लेकिन भारत सब कुछ निकल जाएगा, इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। दुनिया से भारत को संदेश यही है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि भारत सक्षम है, उसका खुद का बाजार बहुत बड़ा है। जापान ने कहा है कि वो $68 बिलियन भारत में निवेश करेगा आने वाले 10 सालों में। यानी दुनिया भारत में उम्मीद जमाए बैठी है, क्योंकि तमाम टैरिफ के बीच भी आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन दुनिया में सबसे ऊपर रखा हुआ है। ऐसे में ट्रंप और मोदी के बीच में जो भी चल रहा है, उससे भारत अमेरिका के रिश्तों में जो असर पड़ रहा है, उससे अमेरिका खुद भी अछूता नहीं रहेगा। तभी तो इनके यहां के वित्त मंत्री का हाल ही में बयान आता है कि इन दोनों के रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे में उनके साथ ट्रेड डील जल्दी ही हो जाएगी, ऐसी उम्मीदें अभी भी बची हैं। इसका मतलब अमेरिका खुद भी कहीं ना कहीं इस बात के ग्लोबल प्रेशर में और अपने लोकल प्रेशर में तो है कि भारत को उसने सही से तरीके से हैंडल नहीं किया। आने वाले समय में क्या होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बस एक छोटे से आह्वान के साथ कि इस व्यक्ति के बयानों को अब हम लोगों को सीरियसली लेना छोड़ना होगा। हमें ये गिल्ट के साथ जीना होगा कि एक आदमी जिसको कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे मित्र हैं ये, और ये चुनाव जीत करके आएंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा, हम कहीं ना कहीं उस आदमी को कैलकुलेट करने में गड़बड़ा गए। खैर जो भी है, अनुभव है, जीवन सबसे बड़ी चीज अनुभवों से बड़ी बनती चली जाती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।